हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एनबी क्लासरूम। जैसा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कि हम सिलेबस के अकॉर्डिंग बायोलॉजी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे पार्ट 6 जैव प्रक्रम। तो देखिए स्टूडेंट, पार्ट 6 जैव प्रक्रम। सबसे पहले समझिए जैव प्रक्रम क्या होता है कि हमारे शरीर को मेंटेन रखने के लिए जो सिस्टम चलता है वह क्या कहलाता है, जैव प्रक्रम कहलाता है। जैसे हम खाना खाते हैं, पाचन होता है, शरीर को एनर्जी मिलती है, हम श्वसन लेते हैं, शरीर को ऊर्जा मिलती है। तो ये सारे प्रक्रम किसमें शामिल किए गए हैं, जैव प्रक्रम। इसे पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सजीव क्या होते हैं, निर्जीव क्या होते हैं और संयोजक कड़ी क्या होती है। हालांकि हम प्रीवियस क्लास में इनका अध्ययन कर चुके हैं। तो देखिए, सजीव वे जीव जिनमें श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि आदि आणविक गतियाँ विद्यमान हो सजीव कहलाते हैं। यानी आप ऐसी कोई चीज़ देख रहे हैं जिसमें श्वसन हो रहा हो, उत्सर्जन हो रहा हो, जिसकी वृद्धि हो रही हो, लगातार ग्रोथ कर रहा हो, वो क्या कहलाते हैं, सजीव कहलाते हैं। इसमें जीव जंतु मानव शामिल हो गए। निर्जीव वे वस्तुएं जिनमें जैव प्रक्रम विद्यमान न हो निर्जीव कहलाते हैं। ये प्राकृतिक या कृत्रिम हो सकते हैं। यानी प्राकृतिक रूप से भी हमें ऐसे पदार्थ प्राप्त हो, जैसे कोयला हो तो ये क्या हो गया, निर्जीव हो गया। कृत्रिम, जैसे मनुष्य ने रोबोट बना दिए तो वह किस में शामिल हो जाएंगे, निर्जीव में शामिल हो जाएंगे। नेक्स्ट एक आता है कि संयोजक कड़ी, यानी ये तब तक निर्जीव रहते हैं जब तक किसी जीवित कोशिका को संक्रमित न कर दे। यानी बाह्य वातावरण में तो ये रहेंगे निर्जीव, और जब किसी सजीव के अंदर एंटर करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, सजीवित हो जाएंगे। तो इसमें कौन कौन से आते हैं, विषाणु या वायरस। जैसे अभी हाल ही में कोरोना वायरस चल रहा है, वो बाहर पड़ा है, ठीक है, जैसे इस टेबल पे पड़ा है, तो वो क्या रहेगा, निर्जीव रहेगा। लेकिन जैसे ही वो इंसान के अंदर एंटर हुआ तो वो किस में बदल गया, सजीव में। उसमें श्वसन भी हो रहा है, उसकी वृद्धि भी हो रही है, लगातार ग्रोथ भी कर रहा है। तो ये संयोजक कड़ी कहलाती है। ठीक है, ये बेसिक टर्म थी। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं जैव प्रक्रम। देखिए, जैव प्रक्रम कि जीवों के शरीर में हो रहे वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे हमने भोजन किया, भोजन करने से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, श्वसन किया, श्वसन से हमें ऊर्जा प्राप्त हुई। तो एक बैलेंस रूप में चलता है। ऐसे नहीं है कि केवल हमारा काम श्वसन से ही चल जाएगा, केवल हमारा काम भोजन से ही चल जाएगा, हमें सांस लेने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि सारे प्रक्रम जो हमारे शरीर को मेंटेनेंस करते हैं वे सारे क्या कहलाते हैं, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे सजीव वृद्धि करते हैं तो वृद्धि करने के लिए भोजन आवश्यक है, भोजन लेंगे संतुलित तो वो जो तत्व उसमें शामिल है वे उसकी वृद्धि को प्रेरित करेंगे। शुद्ध वायु है, शुद्ध वायु ग्रहण करेंगे, ऑक्सीजन प्रॉपर मात्रा में मिल रही है तो श्वसन प्रक्रम सही से चलेगा, फेफड़े वगैरह सही रहेंगे। तो ये सारे प्रक्रम शरीर को मेंटेन करते हैं। इस मेंटेनेंस प्रक्रम के लिए हमें क्या चाहिए, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यानी हमें ग्रोथ करनी है, वृद्धि करनी है, अपने को एक्टिव रखना है तो हमें एनर्जी की आवश्यकता रहती है। और ये एनर्जी कहाँ से आती है, खाद्य पदार्थों से आती है, बाह्य वातावरण से हमें प्राप्त होती है। तो ये सिंपल जैव प्रक्रम की परिभाषा है, इसे ध्यान में रखिए। देखिए, हमारा शरीर ऊतकों से बना है। ऊतक में क्या होती हैं, कोशिकाएं। कोशिकाओं में छोटे छोटे घटक होते हैं, जैसे हमने पढ़ चुके हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जिकाएं हो गया। ये सारे क्या करते हैं, अलग अलग सिस्टम को मेंटेन रखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से सिस्टम हैं जो इस जैव प्रक्रम को चलाने के लिए आवश्यक हैं। तो वे कौन से हो जाएंगे, पोषण हो जाएगा, श्वसन हो जाएगा, वहन हो जाएगा, उत्सर्जन हो जाएगा। हम आज की क्लास में टॉपिक कवर करेंगे पोषण। ठीक है, इन्हें हम नेक्स्ट क्लास में कवर करते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए कि पोषण, हमने किसी चीज़ को खाया, हमारे शरीर में कोई चीज़ टूट फूट हो गई तो उसकी मरम्मत के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉपर पोषण चाहिए। श्वसन है तो श्वसन से भी हमें क्या प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है। वहन, हमारे शरीर में रक्त परिसंचरण तंत्र हम पढ़ते हैं जो क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवश्यक तत्वों को वहन करवाता है। उत्सर्जन, अब इस प्रक्रम में जो आवश्यक चीज़ थी वो शरीर ने अवशोषित कर ली, जो वेस्टेज होगा उसे
बाहर निकाल दिया गया तो वह प्रक्रम क्या हो जाएगा, उत्सर्जन। ये चारों प्रक्रम मिलकर के क्या करते हैं, अनुरक्षण करने वाले होते हैं। यानी जैव प्रक्रम जो है उसको ये सारे सिस्टम, यानी हमारे शरीर में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं उन क्रियाओं को चलाने वाले सिस्टम यही है। तो आओ आज की क्लास में हम कवर करते हैं पोषण। देखिए स्टूडेंट, आज की क्लास में हमारा टॉपिक रहेगा पोषण। हम सजीवों में पोषण पढ़ेंगे, पौधों में पोषण पढ़ेंगे और मानव में। ऑफ कोर्स हमें हमारे शरीर के बारे में तो जानकारी होनी चाहिए, तो हम हमारे शरीर से संबंधित मानव में पोषण का भी अध्ययन करेंगे। तो देखिए, पोषण कि शरीर में क्षति, टूट फूट के अनुरक्षण या वृद्धि हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इस ऊर्जा के स्रोत को भोजन द्वारा शरीर के अंदर लेने के प्रक्रम को पोषण कहते हैं। हमारा शरीर है, बढ़ रहा है, ग्रोथ कर रहा है, मान लो शरीर में कोई टूट फूट हो गई, कट लग गया, तो उसको रिकवर करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होगी, एनर्जी की आवश्यकता होगी। और ये एनर्जी कहाँ से प्राप्त होगी, जो हम भोजन खा रहे हैं उस भोजन से हमें प्राप्त होगी। जैसे मान लो हमारी हड्डी टूट गई, हड्डी में क्या होता है, कैल्शियम है ना, कैल्शियम के बोन्स होते हैं। तो हम हड्डी टूट गई उसको रिकवर करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे पड़े पड़े तो रिकवर होगी नहीं। तो हम ऐसा भोजन लें जो क्या करे, उसकी मरम्मत को, कैल्शियम रिच फूड लें कि वो उस हड्डी की टूट फूट को सही कर दे। तो इस ऊर्जा के स्रोत को भोजन द्वारा शरीर के अंदर लेना क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। अब देखिए, सजीवों का भोजन दो टाइप से होता है, स्वपोषी जीव और विषमपोषी जीव। नाम से स्पष्ट है, स्व यानी जो खुद भोजन कर लेंगे, विषम यानी जो दूसरे पदार्थों का, जटिल पदार्थों का प्रयोग करेंगे। तो देखिए, स्वपोषी जीव कौन से होते हैं कि कुछ जीव अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड व जल के रूप में भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं, स्वपोषी जीव कहलाते हैं। जैसे हरे पौधे, कुछ विषाणु आदि। अब देखिए, यहाँ पर आया अकार्बनिक स्रोतों से कार्बन डाइऑक्साइड। अब देखिए, भोजन है वो हमारी तरह सेब या सब्जी रोटी तो खाते नहीं हैं, वो क्या करते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्राइंड करते हैं और उससे अपने भोजन बनाते हैं। तो स्वपोषी जीव में कौन से आ जाएंगे, हरे पौधे और कुछ जीवाणु आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है विषम पोषी जीव कि कुछ जीव ऊर्जा प्राप्ति हेतु जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं। ऐसे जीव उत्तरजीविता हेतु प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वपोषी पर आश्रित होते हैं, ये विषम पोषी जीव कहलाते हैं, जैसे जंतु या कवक। अब इसको समझिए कि मान लो आप एग्जाम्पल लीजिए खुद का, ठीक है। हम क्या करते हैं, हम अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर हैं, दूसरे पौधों पर निर्भर हैं। तो हम क्या हुए, विषम पोषी जीव, यानी अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहना। तो देखिए, ये प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से दूसरों पर निर्भर होते हैं। स्वपोषी पर भी, स्वपोषी ने तो अपना भोजन खुद बना लिया, विषम पोषी को तो कोई ना कोई चाहिए जो बना करके दे। तो हम मान लो हरे पौधे स्वपोषी, हम उससे एप्पल लेकर के खा रहे हैं, तो हमने भोजन को क्या किया, जटिल पदार्थों के रूप से, यानी उनसे हमने ग्रहण किया, तो ये क्या हो जाएगा, विषम पोषी जीव हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, इन्हें नोट करें। नेक्स्ट हम स्वपोषी और विषम पोषी जीवों पर आधारित पोषण पढ़ लेते हैं। तो वह भी किस प्रकार का होगा, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्वपोषी पोषण। तो स्वपोषी पोषण क्या हो गया कि वह पोषण का तरीका जिसमें जीव स्वयं वातावरण में उपस्थित प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड से भोजन बनाते हैं, क्या कहलाता है, स्वपोषी पोषण कहलाता है। यानी जीव खुद वातावरण में सूर्य, जल और कार्बन डाई से भोजन लेगा। अब दिमाग में आ गया होगा, ऐसा कौन करता है, ऐसा करते हैं हरे पौधे। और हरे पौधों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। तो आओ अब हम इस प्रकाश संश्लेषण को विस्तार से पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश संश्लेषण वह जैव रासायनिक प्रक्रिया जिसमें हरे पौधे सूर्य प्रकाश व क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड व जल से कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यानी ऐसा सिस्टम जिसमें पौधे, सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल, देखिए पौधों का जो हरा कलर होता है वो इस क्लोरोफिल वर्णक की उपस्थिति के कारण ही होता है। ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल यहाँ से कार्बोहाइड्रेट बनाता है और यही कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है। अब ध्यान रखिए,
प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान घटित घटनाएं। ऐसे कौन से घटनाएं होंगी जो प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम को डिफाइन करती हैं? तो देखिए, फर्स्ट है क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ठीक है, क्लोरोफिल था, उसने प्रकाश लिया। सेकंड, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला। उसके बाद जल अणुओं का हाइड्रोजन व ऑक्सीजन में अपघटन। जल होता है H2O, ये किस में कन्वर्ट हो गया? टूट गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का किस में अपचयन हो गया? कार्बोहाइड्रेट के अंदर अपचयन हो गया। अब इस प्रक्रम में क्या रिएक्शन होती है वो देखिए। कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जल होगा, यह क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में एक तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ग्लूकोज में। और वातावरण में क्या मुक्त होती है? ऑक्सीजन। तभी तो हम कहते हैं ना कि पौधे ऑक्सीजन त्यागते हैं। और प्लस किसका निर्माण होता है? जल का निर्माण होता है। और यह प्रक्रिया ध्यान रखिए सूर्य के प्रकाश के अंदर ही होती है। सूर्य का प्रकाश जब मिलेगा तभी ऑक्सीजन का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। हम बोलते हैं ना कि रात्रि में पौधों के नीचे सोने से व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, क्योंकि वहाँ क्या होगा? रात में पौधे अपनी तरह क्या करेंगे? ऑक्सीजन लेंगे, कार्बन डाई छोड़ेंगे, हम भी कार्बन डाई, तो वहाँ पर क्या होगी? ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और हम मृत हो सकते हैं। तो यह क्रिया जब ऑक्सीजन का उत्सर्जन हो रहा है पौधों से, ये सूर्य के प्रकाश में ही होती है। अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखिए कि जरूरी नहीं है कि सारे पौधों में ये प्रक्रम हो, है ना। मरुद्भिद पौधे क्या करते हैं? रात में CO2 लेते हैं और मध्यस्थ उत्पाद बनाते हैं, और दिन में क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके अंतिम उत्पाद बनाता है। मरुद्भिद पौधे दिन में CO2 लेते नहीं है, और सूर्य का प्रकाश कब मिलेगा? दिन में मिलेगा। तो ये रात को ही क्या कर लेते हैं? CO2 से एक बीच का सिस्टम बना के छोड़ देते हैं कि दिन में सनलाइट आएगी तो ये बीच के सिस्टम से हमें अंतिम उत्पाद जो उनको ऊर्जा प्राप्त होनी है वो प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, समझ आई चीज़? सिंपल सिस्टम है, कुछ नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड जल, क्लोरोफिल सूर्य का प्रकाश, भोजन प्लस ऑक्सीजन प्लस जल का निष्कासन, ये सिस्टम इसके अंदर पाया जाता है। अब हम पढ़ते हैं कि ये गैसें हैं, इनका आदान प्रदान कैसे होता है, ये सिस्टम चलता कैसे है। तो आप इसे नोट करें। अब देखिए, यहाँ पर हमने बात की थी क्लोरोफिल की। क्लोरोफिल क्या होता है कि पादप कोशिका में हरे रंग के बिंदु कोशिकांग हरित लवक कहलाते हैं, जिनमें ये क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन आता है कई बार कि क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? ये कोशिकांग क्लोरोप्लास्ट, जिसे हरित लवक कहते हैं, इसके अंदर ये हरे रंग का बिंदु वर्णक पाया जाता है, जो प्रकाश संश्लेषण के लिए अति आवश्यक है। नेक्स्ट देखिए कि प्रकाश संश्लेषण में गैसों का आदान प्रदान कैसे होता है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हुई, ऑक्सीजन थी, कार्बन डाइऑक्साइड थी, ये कैसे कन्वर्ट हुई, कैसे क्या सिस्टम चला इनका। तो देखिए, पादप पत्तियों की सतह पर सूक्ष्म छिद्र होते हैं। प्रकाश संश्लेषण हेतु गैसों का अधिक आदान प्रदान इन्हीं से होता है, और कुछ गैसों का आदान प्रदान तने, जड़ व पत्तियों की सतह से भी होता है। इन रंध्रों से जल हानि भी होती है, जल की हानि भी, यानी जल उत्सर्जन भी इन्हीं छोटे छोटे रंध्रों के माध्यम से होता है, और गैसों का आदान प्रदान भी इन्हीं रंध्रों के माध्यम से होता है। अब ये रंध्र क्रिया कैसे करते हैं, कार्यविधि क्या है कि देखिए, जब प्रकाश संश्लेषण हेतु CO2 की आवश्यकता नहीं होती तब पौधा इन रंध्रों को बंद कर लेता है। यह कार्य करती हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? द्वार कोशिकाएं। अब दरवाजे का सिस्टम समझो कि जब हम किसी चीज़ को अंदर लेना है तो हम दरवाज़ा खोलेंगे, उसे अंदर ले लेंगे। अब हमें चीज़ नहीं चाहिए तो हम दरवाजे को क्या कर दें? बंद कर दें। तो वही सिस्टम है कि जब इनको CO2 चाहिए होती है ये रंध्र खोल लेते हैं, जब CO2 नहीं चाहिए होती तब रंध्र बंद हो जाता है। इतना सिंपल सा सिस्टम है। तो देखिए, द्वार कोशिकाओं में जब जल अंदर जाता है तो वे फूल जाती है और फिर छिद्र खुल जाता है। इस प्रकार प्रकाश कोशिकाएं फैलती व सिकुड़ती है। एक सिस्टम से देखिए, ये हमारे पास संरचना दी गई है रंध्र की। इस रंध्र में ये इस प्रकार की संरचना यह कहलाती है द्वार कोशिकाएं। ये रंध्र छिद्र, ये हरे हरे बिंदु क्या आते हैं? क्लोरोप्लास्ट, और जिनके अंदर क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, ये रंध्र खुला हुआ है, इसको खोलने का काम कौन करती है? द्वार कोशिका। ये खुल गया, जल अंदर चला गया, जल अंदर चला गया तो फूल गई और वापस से क्या होगा? रंध्र खुल जाएगा। तो इस प्रकार ये बंद और सिकुड़ना चला रहता है। ये बंद छिद्र है, ये खुला छिद्र है। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। एक बार रिपीट कर देती हूँ
CO2 की आवश्यकता नहीं है तब रंध्र बंद है। CO2 की आवश्यकता कैसे होगी, अंदर जल इकट्ठा हो जाएगा, वो जल बाहर आएगा, फूलेगा तो ये रंध्र खुल जाएगा और जल बाहर और CO2 अंदर। इस प्रकार का सिंपल सा सिस्टम इसमें चलता है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था पौधों के अंदर प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विषमपोषी जीवों के अंदर पोषण। नेक्स्ट है विषमपोषी पोषण, यानी पोषण का वे सिस्टम जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता, वे दूसरे जीवों पर निर्भर रहता है, जिसे क्या कहते हैं, विषमपोषी पोषण कहते हैं। ये जीव जटिल पदार्थों का उपयोग करते हैं, फिर इन्हें सरल में खंडित करते हैं ताकि ये जीव की वृद्धि में, उसके मेंटेनेंस में प्रयुक्त हो सके। अब जटिल है, जटिल तो बॉडी उनकी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, तो शरीर में ऐसा सिस्टम होता है जो इसको इजी में कन्वर्ट कर दे। अब ऐसा तो है नहीं कि हमने एप्पल खाया और हमारे यूँ बॉडी में एप्पल हो गया, नहीं, उस एप्पल के अंदर जो पोषक तत्व हैं वो शरीर को चाहिए, तो शरीर उन्हें क्या करेगा, उन सरल पदार्थों में खंडित कर देगा जो बॉडी को चाहिए। अब इसके अंदर कुछ छोटे छोटे से टर्म हैं, वो देख लीजिए। फर्स्ट आता है एंजाइम, कि खंडित सरल पदार्थों को प्राप्त करने के लिए जीव जिस उत्प्रेरक का प्रयोग करते हैं उसे एंजाइम कहते हैं। यानी उस पदार्थ में से जो हमने खंडित पदार्थ किया है उसमें से जो हमें आवश्यक सरल पदार्थ चाहिए उसे कौन कन्वर्ट करेगा, उसे एंजाइम कन्वर्ट करेगा। नेक्स्ट आती है कुछ जीव हैं, फफूंदी, यीस्ट, मशरूम। ये क्या करते हैं, ये जीव भोज्य पदार्थों का विघटन शरीर के बाहर ही कर देते हैं और फिर इनका अवशोषण करते हैं। यानी इनके अंदर ऐसा सिस्टम होता है, ऐसा रसायन छोड़ते हैं जो इनके पास भोजन पदार्थ आता है उसको ये बाहर ही, शरीर के बाहर ही तोड़ लेते हैं और फिर उसको अंदर ले जाते हैं। नेक्स्ट आती है अमरबेल, जू, लीच, फीताकृमि। ये जीव दूसरे पौधे जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। अब अमरबेल होती है, वो क्या होती है, एक पौधे पर फैल जाती है, तो जो पौधा भोजन ले रहा है वही अमरबेल उसमें से अवशोषित कर लेती हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये था विषमपोषी पोषण, सिंपल अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर रहना। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अमीबा, एक कोशिकीय जीव में पोषण। पहले इसको डायग्राम से समझते हैं। देखिए अमीबा इस प्रकार की संरचना होती है जिसमें केवल एक ही कोशिका होती है। हमारा शरीर है वो एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है, लेकिन अमीबा में केवल एक ही कोशिका होती है जिसमें ये केंद्रक होता है। अब देखिए जैसे ही ये किसी खाद्य पदार्थ के संपर्क में आता है तो इसकी ये कोशिका है ये थोड़ा सा फैल कर, देखिए इस प्रकार की खांचनुमा संरचना बना लेती है और इस भोजन की तरफ अट्रैक्ट हो जाती है। इसके चारों तरफ फैल करके इस प्रकार खाद्य रिक्तिका का निर्माण करती है। फिर ये शरीर के बाहर ही इसमें से कुछ ऐसे रसायन स्रावित करती है कि ये विघटन हो जाता है और जटिल जो पदार्थ है वो सरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाते हैं और वो इस कोशिका द्रव्य के अंदर चले आते हैं और इस प्रकार अमीबा के अंदर पोषण पाया जाता है। तो इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि अमीबा कोशिकीय सतह से अंगुलिनुमा जैसे अस्थायी प्रवर्ध की मदद से भोजन ग्रहण करता है। अस्थायी होते हैं, फिर जरूरी नहीं है कि हमेशा रहे, बाद में वापस देखिए अपनी शेप में आ जाता है। यह भोजन के कणों को घेर लेता है, वह संगलित होकर खाद्य रिक्तिका बनाते हैं जहाँ जटिल पदार्थों का विघटन सरल पदार्थों में कर लिया जाता है और वे कोशिका द्रव्य में विस्तृत हो जाते हैं। वह बचा हुआ अपच पदार्थ कोशिका की सतह से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी पाचन के बाद जो भी अपशिष्ट होगा वह इस कोशिका से बाहर निष्कासित कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से अमीबा में पोषण होता है। अब हम एक और एक कोशिकीय जीव पैरामीशियम के अंदर भी पोषण को पढ़ लेते हैं। ठीक है, आप इसे नोट करें। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं पैरामीशियम, एक कोशिकीय जीव में पोषण। ये भी एक कोशिकीय जीव में, इसमें किस प्रकार का पोषण होता है तो उसे थोड़ा सा देख लेते हैं। संरचना देखिए कि पैरामीशियम इस प्रकार की आकृति का होता है। इसके बाहर की साइड छोटे छोटे कांटेनुमा से पैर से बने होते हैं जिन्हें कहा जाता है पक्षियाब। अब अमीबा भी एक कोशिकीय जीव था, लेकिन वो अपने शरीर के किसी भी भाग से भोजन ग्रहण कर सकता था, लेकिन पैरामीशियम में एक विशिष्ट स्थान बना होता है, एक मुखनुमा खांच बनी होती है जिससे वह भोजन को ग्रहण करता है। अब ये उंगलीनुमा पैर है, ये इसको क्या कर देंगे, थोड़ा घुमा करके
भोजन को या तो मुख की साइड ले आएंगे या खुद भी गति करके इस भोजन की तरफ आकर्षित होगा और मुखीय कान से भोजन अंदर ले लिया जाएगा। यहाँ पर इसका पाचन वगैरह करके जो भी आवश्यक पदार्थ है वो ग्रहण कर लिए जाएंगे और एक विशिष्ट भाग से अपशिष्ट को बाहर निकाल दिया जाएगा। सिंपल सिस्टम होता है। थोड़ा पढ़ लेते हैं कि पैरामीशियम की कोशिका का आकार निश्चित होता है तथा भोजन भी एक विशिष्ट स्थान से ग्रहण किया जाता है। भोजन इस स्थान तक पक्षियाब की गति द्वारा पहुंचता है जो कोशिका की पूरी सतह से ढके रहते हैं, यानी इस कोशिका के चारों तरफ। आप रियल इमेज देख सकते हैं, इस प्रकार का दिखाई देता है पैरामीशियम। इसके चारों तरफ ये पक्षियाब बने होते हैं। भोजन अपशिष्ट भी एक विशेष स्थान से बाहर निकाल दिया जाता है, यानी भोजन का ये पाचन हो जाएगा इसकी मुख्य खांच में, फिर ये कोशिका के अंदर स्रावित हो जाएगा जो भोजन काम का है, और अपशिष्ट होगा वो एक विशेष स्थान से शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये थे एक कोशिकीय जीवों में पोषण। हमने कौन सा पढ़ा? अमीबा में पढ़ा और पैरामीशियम में पढ़ा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं मनुष्य में पोषण की। देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं मनुष्य में पोषण। आप ध्यान रखिए, पहले हम क्या करते हैं, हमारे शरीर की संरचना को थोड़ा सा देख लेते हैं, कौन कौन से सिस्टम होते हैं, फिर हम एक एक करके विभिन्न भागों के कार्यों को पढ़ेंगे। तो देखिए, भोजन मुख से ग्रहण किया जाता है। मुख गुहा और ग्रसनी के माध्यम से भोजन सबसे पहले कहाँ आता है? अमाशय में। यहाँ होती है जठर ग्रंथियाँ जो इस भोजन का पाचन करती हैं, है ना। यहाँ पर स्थित होता है पित्ताशय, इसमें से भी पित्तरस का स्त्रावण होता है। यहाँ से भोजन जाता है छोटी आंत में। छोटी आंत में पाचन वगैरह सिस्टम चलता रहता है और उसके बाद भोजन जाता है बड़ी आंत में और फिर मल द्वार से बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। कुछ भोजन में आवश्यक पदार्थ होंगे जो अमाशय सोखेगा, कुछ छोटी आंत, कुछ बड़ी आंत, तो हर पार्ट का अपना एक अलग महत्व है। तो आओ अब हम एक एक करके इन भाग को पढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िएगा, ये टॉपिक काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है, ये आपके आगे आने वाली क्लासों में भी आता है और बोर्ड का एग्ज़ाम होता है 10th में, उसमें इस चैप्टर में से एक ना एक तंत्र पूछा ही जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं इसके मुख्य भाग। देखिए, फर्स्ट है मुख या मुख गुहा, कि मुख से भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है। हम कोई भी भोजन पदार्थ हमें खाना है वो हम मुख के माध्यम से अंदर लेते हैं, दांतों से चबाया जाता है। मुख गुहा में भोजन से लार मिलती है। लार क्या होती है? ये लाला ग्रंथि से निकलने वाला रस है। ध्यान रखिए, किस ग्रंथि से? लाला ग्रंथि से निकलने वाला रस है जो भोजन को थोड़ा सा लसलसा बनाता है। लार में एक एंजाइम होता है एमिलेस, इस एंजाइम को ध्यान रखिए, जो मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित कर देता है। यानी हमारे भोजन में जो मंड रहेगा उसके अणु को ये शर्करा के अंदर खंडित कर देता है। ये काम लार का होता है, खंडित कर देगा तभी आगे जा कर के उसका पाचन इजीली हो जाएगा। तो लार का मुख्य कार्य क्या हुआ? मंड जटिल अणु को शर्करा में खंडित करना हुआ। और जीभ का कार्य क्या है? भोजन को लार के साथ मिलाना है, यानी भोजन का प्रत्येक कण है वो उस लार के साथ इजीली मिक्स हो जाए, तभी भोजन चबा करके खाना चाहिए। अगर हम बड़ा टुकड़ा निगल लेते हैं तो ये मंड जटिल अणु क्या होगा? आगे चला जाएगा उधर तक और वहाँ पर इसका पाचन होगा नहीं, तो पेट संबंधी रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो भोजन को अच्छे से चबाना चाहिए ताकि इसमें लार है अच्छे से मिक्स हो पाए। ठीक है स्टूडेंट, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ग्रसिका। यह मुख से अमाशय तक भोजन को ले जाती है। तो ये ग्रसिका क्या करेगी? इस मुख में जो भी भोजन मिक्स हुआ वो यहाँ पर अमाशय तक आ जाएगा। ठीक है, इसे ध्यान रखिए। लार ने भोजन को मिक्स किया। कई बार हम बोलते हैं ना कि स्वादिष्ट भोजन की खुशबू सूंघ करके मुख में पानी आ गया, तो वो पानी क्या होता है? वो पानी यही लार होती है। ठीक है, अब लार मिक्स हो गई, लार मिक्स होकर के वो भोजन बन गया और दांतों ने उसे बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। उसे ग्रसनी क्या करती है? अमाशय तक ले आती है। अब भोजन कहाँ आ गया? अमाशय में। अमाशय देखिए एक वृहत अंग है जो भोजन के आने पर फैल जाता है। अमाशय की पेशीय भित्ति भोजन को अन्य पाचक रखों के साथ मिश्रित करने में सहायक होती है। यानी भोजन आएगा तो अमाशय फैल जाएगा, सिकुड़ेगा, फैलेगा, सिकुड़ेगा। उसकी वजह से क्या होता है? इसके अंदर
पाचक रस मिश्रित हो जाते हैं। वो इसलिए होते हैं कि भोजन को हमें और अधिक छोटे टुकड़ों में तोड़ना है। हमें तो चाहिए कार्बोहाइड्रेट जो हमें ऊर्जा प्रदान करे। अब भोजन में हम देखते हैं, हम अलग अलग प्रकार का भोजन ग्रहण करते हैं, तो उनमें जो भी आवश्यक तत्व होगा वो अलग अलग अंगों द्वारा अवशोषित कर लिया जाए। तो उसके लिए अमाशय पाचक रसों के साथ इस भोजन को मिश्रित करता है। ठीक है, आप इसे नोट करें। नेक्स्ट हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट आती है जठर ग्रंथियाँ। ये कहाँ स्थित होती हैं? अमाशय में, है ना। यहाँ देखिए लिखा हुआ है जठर ग्रंथियाँ इस प्रकार से अमाशय की अंदर की सतह पर पाई जाती हैं। यह ग्रंथियाँ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक प्रोटीन पाचक एंजाइम जिसे क्या कहा जाता है? पेप्सिन कहा जाता है, वह श्लेष्मा का स्त्रावण करती है जो पाचन क्रिया को करते हैं। ठीक है, उदर में अम्ल कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हमने जब अम्ल, क्षार और लवण पढ़े थे उस समय भी चर्चा की थी उदर अम्लता की। हम खाना खाते हैं तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये अम्ल ज़्यादा होने से ही उदर अम्लता की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो जठर ग्रंथियाँ कौन कौन सा स्त्रावण करेगी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, पेप्सिन और श्लेष्मा का, जो पाचन क्रिया को करेंगे। अब इन्होंने पाचन क्रिया को तो कर दिया, इसके बाद ये भोजन देखिए यहाँ ऑरेंज कलर से थोड़ा दिखाया गया, ये रेड था, ये ऑरेंज हो करके। ऑरेंज किससे दर्शाई है? छोटी आंत को। तो यहाँ से भोजन पाचन हुआ, पाचन होकर के कहाँ आ गया? शुद्रांत्र या छोटी आंत में। यह आहार नली का सबसे लंबा भाग है, यानी ये बहुत ही लंबी संरचना होती है जो इस प्रकार से कुंडलीनुमा रूप में गुथी रहती है। अमाशय से भोजन शुद्रांत में आता है। यह कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व वसा पाचन का स्थल है, यानी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, इन तीनों चीज़ों का पाचन कहाँ पर होता है? शुद्रांत के अंदर होता है, ध्यान रखिए। और इस कार्य के लिए यह यकृत व अग्नाशय से रस प्राप्त करती है। अग्नाशय देखिए, ये चम्मच के नुमा से संरचना होती है यहाँ से, और इस यकृत के नीचे स्थित होती है पित्ताशय। ठीक है, यहाँ से ये रस प्राप्त करती है। इनको पढ़ते हैं अभी। देखिए यकृत, इसके पित्ताशय से स्रावित पित्त रस शुद्रांत्र में वसा गोलिकाओं को छोटी छोटी गोलिकाओं में खंडित कर देता है, जिससे एंजाइम क्रियाशीलता बढ़ जाती है। अब देखिए एक बड़ा गोला होगा, उसके बाहर एंजाइम चिपकेगा, उसे हम दो भागों में तोड़ दें तो उसका विघटन क्या हो जाता है? ईजी हो जाता है। तो ये सिस्टम होता है पित्तरस का। ये बड़ी वसा गोलियों को छोटी गोलियों में तोड़ देगा, जिससे एंजाइम इसका बढ़िया तरीके से पाचन कर सकता है, एंजाइम की क्रियाशीलता बढ़ जाती है। नेक्स्ट आता है अग्नाशय। यह अग्नाशय ग्रस्त का स्रावित करता है, जिसमें प्रोटीन पाचन हेतु ट्रिप्सिन, जो वसा पाचन होती है उसके लिए लाइपेज एंजाइम होता है। यानी प्रोटीन के पाचन हेतु कौन सा एंजाइम चाहिए? ट्रिप्सिन, और वसा के पाचन हेतु लाइपेज। तो तीनों चीज़ें आगे देखिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। शुद्रांत्र की भित्ति अंतर स्रावित करती है, जिससे एंजाइम अंत में प्रोटीन को अमीनो अम्ल, जटिल कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज और वसा को वसा अम्ल व ग्लिसरॉल में बदलते हैं। थोड़ा सा एक बार इजी तरीके से समझिए। शुद्रांत में किसका पाचन होगा? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। यहाँ का पाचन होगा पूरा कंप्लीट। यकृत हेल्प करेगा वसा के लिए और एंजाइमों की क्रियाशीलता को बढ़ाने के लिए। अग्नाशय से आएगा ट्रिप्सिन और लाइपेज, जो प्रोटीन और वसा का पाचन कर देगा। ये काम तो इनके हैं, देखिए यकृत, पित्त और अग्नाशय के काम है इसके अंदर के। अब छोटी आंत खुद ने क्या किया? इसने अंतरस्रावित किया, जिसने प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल दिया, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में और वसा को वसामल व ग्लिसरॉल में। तीनों का पाचन हो गया। तीन चीज़ें हमने यहाँ पे पढ़ी थी, प्रोटीन अमीनो अम्ल में, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में, वसा वसामल व ग्लिसरॉल में। तो इतना काम किसने कर दिया? शुद्रांत ने कर दिया। और ये जो तत्व बने ये आंत्र की भित्ति अवशोषित कर लेती है। ठीक है, शुद्रांत्र के अंदर भी जैसे हमने युगलिना में पढ़े थे, छोटे छोटे अंगुलिनिमा संरचना होती है, वो इस भोजन को अवशोषित कर लेती है। ठीक है, यहाँ तक आया समझ। नेक्स्ट हम आगे की प्रोसेस को पढ़ते हैं। देखिए शुद्रांत्र के आंतरिक सतह पर अनेक अंगुलिनिमा प्रवृत्त, जिन्हें दीर्घरोम कहते हैं, वे अवशोषण का क्षेत्रफल बढ़ा देते हैं और दीर्घरोम में स्थित रुधिर वाहिनियाँ भोजन का अवशोषण कर कोशिका तक पहुँचाते हैं, जहाँ इसका उपयोग ऊर्जा प्राप्त करने,
नए ऊतक निर्माण करने व पुराने ऊतक की मरम्मत में होता है। तो भोजन में 3 मुख्य तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। जिन 3 का पाचन किसने कर लिया? क्षुद्र आंत ने कर लिया। ठीक है स्टूडेंट। अब आती है बृहदांत यानी बड़ी आंत। ये क्या करती है? अपच भोजन, जो भोजन पाचन के लायक नहीं था या जिसमें अब अपशिष्ट रह गया है, वह भोजन बृहदांत्र में जाता है, जहाँ अधिसंख्या दीर्घरोम, इसके अंदर भी छोटे छोटे संरचना होती है। दीर्घरोम इससे जल का अवशोषण कर लेते हैं। अब जल कहाँ अवशोषित हो गया? बृहदांत्र में हो गया। उसके बाद बचा अपशिष्ट पदार्थ गुदा द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट, ये था मनुष्य के अंदर पाचन। थोड़ा सा हम चित्र से एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, देखिए, मुख से भोजन ग्रहण हुआ, लार इसमें मिक्स हुई, कौन सा एंजाइम? एमिलेस एंजाइम। उसने क्या किया? मंड जटिल अणु को शर्करा में बदल दिया। वहाँ से भोजन ग्रसिका के माध्यम में कहाँ आया? अमाशय में। अमाशय क्या होता है? फैलता है, सिकुड़ता है, फैलता है, सिकुड़ता है। आप खाना खाते हो तो अपने लेफ्ट हैंड साइड में थोड़ा सा टच करना, तो वो थोड़ा सा फूल जाता है। खाना पूरा उसमें भर जाने के बाद आपको भूख बंद हो जाती है, तो देखना पूरा यूँ हाथ एक तरफ से थोड़ा सा पेट यूँ फूला हुआ दिखाई देता है, तो वो भाग होता है अमाशय। ये कर्मानुकुंचन गति करता है, फैलना सिकुड़ना। यहाँ होती है जठर ग्रंथियाँ, जो HCl अम्ल स्रावित करती है, पेप्सिन स्रावित करती है, और श्लेष्मा, जो पाचन में हेल्प करते हैं। यहाँ से भोजन आ जाता है क्षुद्रांत में, सबसे लंबा भाग। ठीक है, नलीनुमा सबसे लंबा भाग। यहाँ पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का। वो अवशोषित हो गई। उसके बाद जो अपशिष्ट बच गया वो चला गया इस बृहदांत्र में। यहाँ किसका अवशोषण हो गया? जल का। और जो अपशिष्ट बचा वो बाहर निकाल दिया गया। तो इस प्रकार से मानव के अंदर पोषण और पाचन की क्रिया होती है। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने पढ़ा जैव प्रक्रम और पोषण। हमने जैव प्रक्रम के 4 चरण पढ़ने हैं, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, जिसमें हमने आज की क्लास में कवर किया पोषण। ओके स्टूडेंट, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में जैव प्रक्रम के दूसरे भाग श्वसन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।